नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नाउ आप सब लोग ये बात समझते होंगे कि जब आपका प्रतिद्वंदी आपकी प्रशंसा करनी शुरू कर दे तब आप मान लीजिए कि जेन्युइनली आपने प्रोग्रेस करी है, आप आगे बढ़े हैं। नाउ वो हाल ही में आपने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे कि इंडिया अब दुनिया में सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। इंडिया ने एक्चुअली यूएसए को पीछे छोड़ दिया टू बिकम द सेकेंड मोस्ट सॉट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। ये मैं कहूंगी एक टेस्टिमेंट है कि मेक इन इंडिया इज ए ह्यूज सक्सेस। और ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट है कि इंडिया सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है, यूएसए भी आगे निकल गया है। ये किसने कहा है? ये यूएस की ही कंपनी ने कहा है। यहाँ पे आप देखोगे जो आर्टिकल है हमारे वित्त मंत्री ने भी शेयर किया है, क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनी कुशमैन एंड वेकफील्ड जो दुनिया की एक नामी रियल एस्टेट कंपनी है, जो आप कह सकते हैं टॉप 5 जो मेजर रियल एस्टेट कंपनीज है दुनिया में, उसमें इसका नाम आता है। इन्होंने खुद की एक रिपोर्ट तैयार करी और उस पे निकाला है एक इंडेक्स का नाम है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। और इसमें खुद ही इन्होंने ये कहा है कि यूएसए से एक पायदान ऊपर पहुंच चुका है इंडिया, और ये कंपनी शिकागो बेस्ड है बाय द वे। तो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर भारत की रैंक इंप्रूव कैसे हुई है। नाउ अगर ये रिपोर्ट आपको पढ़नी है तो सिंपली यहाँ पर गूगल कर लेना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स पीडीएफ डाउनलोड। तो आपको यहाँ पर जो रिपोर्ट है ऑनलाइन मिल जाएगी ऑन कुशमैन एंड वेकफील्ड वेबसाइट, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो पूरी रिपोर्ट। नाउ इस रिपोर्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो बेसलाइन वाला सेक्टर है जहाँ पर ये लोग काउंट करते हैं कॉस्ट को, रिस्क को और वेरियस फैक्टर्स को, जैसे एक इन्वेस्टर देखता है कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले, वहाँ पर नंबर 1 है चाइना और नंबर 2 पे है इंडिया, नंबर 3 पे है यूएसए। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आज के समय मैन्युफैक्चरिंग के मामले में यूएसए से कई गुना ऊपर दिखते हैं इंडिया को। और पिछले साल इस इंडेक्स में बाय द वे इंडिया तीसरे स्पॉट पे था। हमने इस साल पहली बार यूएसए को बीट किया है। और देखो चाइना को बीट कर पाना थोड़ा सा ट्रिकी काम यहाँ पे ये है, क्योंकि ये रिपोर्ट खुद ही यहाँ पर ये कह रही है कि जो बाइडेन के चाइना पर एक्शन लेने से पहले ही चाइना ने अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग चेंज कर दी है। ट्रम्प डिसीजन लेते थे फास्ट, इसलिए काफी बार उनके निर्णय गलत भी निकलते थे, मगर बाइडेन बहुत स्लो है। मतलब लिटरली रिपोर्ट में यहाँ पर लिखा है कि बाइडेन की जो डिसीजन मेकिंग है उससे पहले ही चाइना ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है काफी जगह शिफ्ट कर दी है। रोबोटिक्स में अब इनका ज्यादा फोकस है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब ज्यादा ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 40% जो रोबोट्स है, देखो जब हम बात करते हैं रोबोट्स की तो हम उस रोबोट की बात नहीं करते जो होंडा कंपनी ने बनाया है किसी एग्जीबिशन में दिखाने के लिए कि कैसे वो फुटबॉल को लात मारता है। जिन रोबोट्स की हम बात कर रहे हैं वो भविष्य में ह्यूमंस को रिप्लेस करेंगे इन फैक्ट्रीज। तो जो ऐसे रोबोट्स है जिनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, ये 40% आज के समय बिल्ड कर रहा है चाइना। जो काम चाइना एक्चुअली 10-20 साल पहले कर रहा था मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, वो अब पकड़ लिया है इंडिया ने। चाइना अब इसके और आगे निकल गया है। अब इनका प्राइमरीली फोकस है रोबोटिक्स पर, और इसके लिए इन्होंने अपने बहुत सारे जो प्रोविंसेस है उनको भी तैयार करना स्टार्ट कर दिया है, सिटीज को तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। अब हाल ही में चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग रीजन सेटअप कर दिए हैं इन ग्वांगडोंग एंड जियांगसू। तो चाइना को नंबर 1 रैंक से हटाना मुश्किल होगा, मगर भारत इतनी जल्दी यूएस को ही बीट कर पा रहा है। यही मैं कहूंगी एक बहुत ही ज्यादा उपलब्धि है, क्योंकि जो टॉप टियर रैंकिंग है यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया के आसपास के कोई भी देश आपको नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर चाइना। मोस्ट नियरेस्ट आप अगर रैंकिंग देखोगे तो आपको यहाँ पर श्रीलंका दिखेगा, और श्रीलंका की भी यहाँ पर रैंक क्या है, रशिया से भी एक कदम ऊपर आपको मिलेगा श्रीलंका। ना यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा। देखिए बांग्लादेश इसलिए यहाँ पर नहीं है क्योंकि बांग्लादेश का सिंपली एक ही फोकस है आज के समय, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसके अलावा वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर और जो हाई एंड आइटम्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस नहीं कर रहे हैं। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से ये है कि बहुत ही बड़ी स्किल पर वहाँ पे रोजगार मिल रहा है लोगों को, और लोगों की जो इनकम है इंक्रीज हो रही है। इंडिया में अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पर। तो ये तो थी यहाँ पर साउथ एशिया की रैंकिंग। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं जर्मनी यूरोप का एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है। जर्मनी इतना पीछे कैसे रह गया? देखिए जर्मनी यहाँ पर पीछे इसलिए है क्योंकि ये लिस्ट है उन कंट्रीज की जो अभी के लिए अट्रैक्टिव है टू इन्वेस्टर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट काफी हद तक कम है और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना उनके लिए होगा काफी प्रॉफिटेबल। तो देखो इसका मतलब ये है कि जो टॉप कंट्रीज आपको यहाँ पर दिख रही है ना, टॉप 12 में, टॉप 10 में, यहाँ पर आने वाले 10 साल तक आपको रेगुलर बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती हुई ही दिखाई देगी। इसलिए यहाँ पे आपको दिखेंगे कंट्रीज लाइक वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया, यूएन में कहूंगी चेक रिपब्लिक भी आपको यहाँ पे दिखेगा। और इंडिया की यहाँ पर इस लिस्ट में होने के कारण क्या है? रीजन है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। ये मैं आपको समझाती हूँ।
देखिए, मैन्युफैक्चरिंग हमने प्रमोट करने के लिए प्राइमरीली जो 4 स्कीम्स लॉन्च करी है ये आपके सामने है। एक तो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, फिर है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर आईटी हार्डवेयर। ये भी आपको दिखाऊंगी कौन कौन से सेक्टर में आज के समय लागू हो चुकी है। फिर उसके अलावा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम EMC 2.0 और उसके अलावा स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर SPECS। नाउ इन सब स्कीम्स में से सबसे ज्यादा मैं कहूंगी प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल रही है द PLI स्कीम। और आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आज के समय एक्टिव है 12 सेक्टर्स में। यहाँ पे आप देख पाओगे investindia.gov सरकारी वेबसाइट है और यहाँ पे आप देख पाओगे ये सब जो सेक्टर है ऑटो कंपोनेंट्स जो कार में कंपोनेंट्स रखते हैं, ऑटोमोबाइल कार्स की मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल डिवाइसेस, मेटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, टेक्सटाइल्स, व्हाइट गुड्स, ये सब कवर है PLI के अंडर। नाउ PLI में होता क्या है, और ये सुना है कुछ बेस ईयर का, यहाँ पे कहते हैं कि इसको हम बेस ईयर मानेंगे। इसमें बेसिकली फायदा होता कैसे है कंपनीज को इस स्कीम की वजह से, या फिर ऐसी स्कीम की वजह से इंडिया की रैंक यहाँ पर सेकंड कैसे आ गई। देखो, बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी। सरकार ने यहाँ पर कंपनियों को ये कहा है कि भारत में आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो हम आपको 6 से लेकर 8% प्रोवाइड करेंगे इंसेंटिव डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ज्यादा जो सेक्टर है यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इन्होंने इसका पुल बना रखा है 40,000 करोड़ का, तो इतने तक के आपको यहाँ पर इंसेंटिव मिलेंगे। मेटल्स में है 6,300 करोड़ के आसपास का, टेलीकॉम में है लगभग 12,000 करोड़ के आसपास के इंसेंटिव। अच्छा, तो ये समझ में आ गया इंसेंटिव है तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो, फायदा मिलेगा। मगर फायदा कैसे मिलेगा और हम कैसे तय करेंगे कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करी है तो उनको फायदा देना है। ये बात ध्यान से सुनना, कई लोग PLI स्कीम को समझ नहीं पाए हैं आज के समय। ये एक इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहाँ पर हम बेस ईयर मानते हैं 2019-20। इसका मतलब है कि मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के बीच में 100 फोन मैन्युफैक्चर किए थे। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लो उसने 100 फोन मैन्युफैक्चर किए थे। अब सरकार ये कहती है कि जितना इंक्रीमेंटल होगा यहाँ पर उस पर हम आपको देंगे फायदे। तो अर्थात अगर मान लो कि कंपनी जोर लगाती है, कहती है अगला फाइनेंशियल ईयर जो है 2020-21 का, इसमें हम प्रोड्यूस करेंगे 150 फोन, मतलब कि 50 फोन एक्स्ट्रा इन्होंने कर दिए है यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर। तो जो इंक्रीमेंट हुई है ना यहाँ पर प्रोडक्शन, उसमें सरकार इनको 5 से लेकर 8% का फायदा देगी। मतलब कि 50 फोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 6 से लेकर 8% के आसपास जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो सरकार इस कंपनी को प्रोवाइड करेगी। मगर इसमें इन्होंने जो लैंड की कॉस्ट है, जो बिल्डिंग की कॉस्ट है, उसको काउंट नहीं किया। ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट जो है, बाकी जो सब कॉस्ट है, वहाँ पे सरकार हेल्प करेगी इन सब कंपनीज की। और वो भी हम क्यों कर रहे हैं, वो भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार यहाँ पे खुद ही मान रही है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे देश में चाइना की तरह आपको एक्सप्रेसवे नहीं मिलेंगे। माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में खर्चा आता है, तो जो ये एडिशनल खर्चा कंपनीज को करना पड़ता है भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो कवर किया जाए, इसके लिए लॉन्च करी गई थी PLI स्कीम। और कंपनीज ने इसको बहुत पसंद किया है। इट इज ए रोरिंग सक्सेस। 5 साल के लिए तो 2025 के लिए तो ये स्कीम रहेगी। हो सकता है कि इन द फ्यूचर सरकार अगर चाहे तो इसको एक्सटेंड भी कर ले। ये भी निर्णय सरकार ले सकती है फ्यूचर में। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बहुत ही तेजी से इम्प्रूव कर लेते हैं, हम एक्सप्रेसवेज बना देते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना देते हैं, तब उसके बाद ऐसी स्कीम की आवश्यकता ही नहीं होगी। भारत भी यहाँ पर कह सकता है कि अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना इतना सस्ता पड़ गया है कि आपको किसी स्कीम की इंसेंटिव की जरूरत नहीं है। वैसे ही इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो, हमारे लोगों को सामान बेचो और प्रॉफिट कमाओ। और इंडिया में मैन्युफैक्चर करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, यहाँ पर भी सरकार ने ये लिखा है, हमारे देश में आइटम्स की जो खपत है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खपत, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और 2025 तक हमारी इकोनॉमी जैसे ग्रो करेगी, तो हम अगर स्मार्टफोन ऐसे ही बाहर से परचेज करते रहे तो इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है ये बाहर जाता रहेगा, रुपये की वैल्यू और कम होती रहेगी। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, ताकि हमको फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर पे ना करना पड़े। तो PLI स्कीम अपने आप में मैं कहूँगी एक रिवॉल्यूशन है। इसने एक मेजर रोल प्ले किया है इंडिया को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने में। बाकी इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आपको अगर काम करना है तो अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव करना होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी होगी, यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, तभी अपने आप ही आप देखोगे कि कई कंपनीज आपके देश में प्रोडक्शन करना पसंद करेगी। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।